everyone, welcome to CUET अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। एंड एज आई प्रॉमिस कि मैं आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज मूड्स एंड टोन्स देने वाली हूँ, चाहे वो फ्लेमिंगो की बुक हो चाहे वो विस्टास की बुक हो। फ्लेमिंगो में मैंने प्रोज और पोएट्री दोनों के ही मूड्स और टोन्स मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, और विस्टास में भी। सो आपको मैंने पहले भी बोला था कि हर एग्जाम में, मतलब आप किसी भी एग्जाम्स में देखो, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, ये तो आता ही आता है। प्लस क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 12th ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो हम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर में पोएट ने किस तरह की टोन में लिखा हुआ है और क्या मूड रहा है, मतलब उस पूरे चैप्टर का क्या मूड रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सैड है, मेलांकली है ना, ह्यूमरस है, फनी है, किस तरह की सिचुएशंस रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। और हाँ, आज क्योंकि आप लोगों की प्रॉमिस पर मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मूड्स एंड टोन्स लेके आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको एक बार जरूर से जरूर शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंचे। और अगर आप चाहते हो कि हर चैप्टर के कैरेक्टर्स का आपको एडजेक्टिव्स मिले जिसके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन एक्सट्रैक्ट, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना #एडजेक्टिव ताकि मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। और हाँ, मुझे ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिकॉज मैम आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रही है। सो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो मैं चैप्टर कवर करने वाली हूँ वो कौन कौन से हैं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये लिखना नहीं छोड़ना है दैट #80on80 पावर मोड ऑन बिकॉज आवर आर्मी इज गोइंग टू रॉक। और हम यहाँ पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन करवाने की कोशिश करेंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और अगर आपने सिंसियरली सीरियसली पढ़ लिया ना तो 80on80 कहीं नहीं गए आपके। सो चैप्टर्स में आपके पास लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस है, जिसके मूड्स एंड टोन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारी की सारी मैंने आप लोगों के लिए पोएम्स ली हुई हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो सारी की सारी पोएम्स, यानी कि ऑल पोएम्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पांचों की पांचों पोएम, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर टाइगर। इसके साथ साथ मैंने जो नेक्स्ट पार्ट कवर किया हुआ है दैट्स द विस्टास पार्ट, जिसमें द थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से रिलेटेड जो दोनों पार्ट से, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसके भी मूड्स एंड टोन्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, मैं एक्सप्लेन भी करती रहूंगी, अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले अगर हम द लास्ट लेसन की तरफ जाते हैं तो लास्ट लेसन में आपकी जो टोन यूज हुई है, ठीक है ना, वो है पेट्रियोटिक। ये देखो टोन यहाँ पर लिख गया है, बट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अल्फोंसो डॉडेट ने लिखा है इस चैप्टर को। इसकी टोन में पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति आपको दिखाई देगी, बहुत रिग्रेशन दिखाई देगा, मतलब आप ये देखोगे कि बहुत रिग्रेटफुल दिखाई दिए हैं आप लोगों को लोग यहाँ पर, कि उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज टाइम पर क्यों नहीं लर्न करी। और सब कोई इमोशनल भी है, स्पेशली राइटर जब ये टोन लिख रहे हैं तो बहुत ही इमोशनल दिखाई दे रहे हैं कि कोई चीज का लॉस होता है अगर आपको, तो कितना बुरा लगता है। मूड में आ जाओ, मूड अगर आप देखोगे तो हर कोई सैड है ना, थॉटफुल है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, और वो सीरियस भी है क्योंकि ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, ये गंभीर मैटर है ना। अगर कोई भी कंट्री आकर के अपनी डोमिनेंस दिखा रही है और आपकी अपनी लैंग्वेज खो रही है, अपना कल्चर खो रहा है, तो ऑब्वियसली सीरियसनेस तो आएगी ही ना कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमने अपने तरफ से एफर्ट्स बेटर नहीं किए। लॉस्ट स्प्रिंग में जाएंगे जिसको अनीस जंग ने लिखा है, इसमें अगर आप टोन देखेंगे तो आपको जो ऑथर है वो बहुत ही सिंपैथेटिक दिखाई देंगी, मतलब कंपैशनेट दिखाई देंगी, उनका मन, उनका दिल बहुत ही ज्यादा सहानुभूति से भरा हुआ है छोटे छोटे बच्चों के लिए जो रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं या फिर बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। वो क्रिटिकल भी हो रही है सोशल इंजस्टिस की तरफ, वो बोल रही है कि क्यों ऐसा होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं को ही हमेशा सफर करना पड़ता है। मूड में आ जाओ, ऑब्वियसली आपको डिप्रेसिंग दिखाई देगा क्योंकि होपलेसनेस आ गई है लोगों के अंदर, कोई होप ही नहीं है कि वो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तो इनके जो सपने हैं ना वो एकदम ब्लर्ड हो चुके हैं, तो डिप्रेशन तो होना बनता ही है। साथ ही साथ में बहुत ही थॉटफुल भी लगेगी आपको ये, इसका मूड थॉटफुल है क्योंकि आप सोचो कि किस तरीके से गरीब बच्चों के साथ इंजस्टिस हो रहा है और कैसे हम इनके अंदर इक्वालिटी ला सकते हैं। वहीं आपको थोड़ा सा मूड कंपैशनेट भी दिखाई देगा, कंपैशनेट मतलब सहानुभूति है, आपको लगेगा कि यार कितने मासूम बच्चे हैं, बचपन ही इन्होंने खो दिया, इनका चाइल्डहुड भी चला गया, इसीलिए इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज डीप वाटर। डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस। टोन अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशनल मतलब मोटिवेटिंग। डर था, डर फोबिया में कन्वर्ट हुआ, एक्सट्रीम फियर में डेवलप हुआ, लेकिन फिर भी हमने उस डर पर काबू पाने की कोशिश करी, हमने उसको ओवरकम करने की कोशिश करी। फिर अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्टिव आपकी टोन आ जाती है जिसका मतलब होता है थॉटफुल। आपको ये सोचने की जरूरत है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, चाहे वो डर हो, बोलते नहीं माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीते। मूड आ जाओ तो सबसे पहले मूड आपको टेंस दिखाई देगा, स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा विलियम डगलस सफर कर रहे हैं, पहले फियर डेवलप हुआ, फिर वो एक्सट्रीम फियर में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद विलियम
डगलस ने ठाना कि वो इस फियर को ओवरकम करेंगे, तो फिर बाद में वो थोड़ा सा डिटरमिन्ड हुए, है ना, करेजियस हुए, हिम्मती हुए, और उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश भी करी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, और उन्होंने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम भी किया, और फिर उन्होंने स्विम करना सीखा भी, ताकि वो वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर पाए। नेक्स्ट फोर्थ पे जाओगे तो अगला है आपका द रैट ट्रैप, विच इज रिटन बाय सलमा लैगलोफ। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी टोन। जो राइटर है उन्होंने थोड़ा फिलोसॉफिकल टोन लिखा हुआ, प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे विजडम की बातें बताई गई हैं कि इंसान कैसे लालची होता है ना, लेकिन अगर बोलते हैं लालच बुरी बला है, अगर आपको सही टाइम पर समझ में आ जाता है कि आप गलत कर रहे हो, और अगर आपको गलती अपनी समझ में आने के बाद अगर आप सही रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो सही रास्ते पर जाना अभी भी पॉसिबल होता है। भले ही आप कितने ही बुरे रास्ते पर क्यों ना चले गए हो, बट आप सही रास्ते पर आ सकते हो अगर आपने ठान लिया तो। लेकिन उसके लिए आपको कंपैशनेट लोगों की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की जरूरत होती है। तो लव एंड कंपैशन कैन ट्रांसफॉर्म द हार्डेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। मूड में जाओगे थोड़े सस्पेंसफुल है, मतलब आपको लगेगा क्या चल रहा है। स्टार्टिंग में एक गरीब आदमी है, फिर चोरी करता है ना, फिर उसके बाद एक घर में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको अच्छे लोग मिलते हैं, फिर अचानक से वो चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा सस्पेंसफुल लगा है आपको ये। और बाद में थोड़ी सी ये वार्म और होपफुल लगी है। वार्म इसलिए क्योंकि कंपैशन मिला इसको, लव मिला लव मेंशन का, और होपफुल इसलिए क्योंकि गलत इंसान भी सही रास्ते पर आ गया। इंडिगो लिखा है लूज फिशर ने। इसकी अगर आप टोन देखोगे तो इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन ही दी गई है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में क्या दिया गया होता है, फैक्ट्स ही दिए गए होते हैं या फिर इवेंट्स बताए गए होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। एडमायरिंग इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि एक अच्छा लीडर कैसा हो सकता है ना, एक अच्छे लीडर को कैसा होना चाहिए कि वो सिर्फ इंसान को जस्टिस ही ना दिलवाए, बल्कि उसके अंदर एक एम्पावरमेंट भी लेकर के आए, ताकि उसके मन में किसी भी तरह का डर ना रह जाए और वो सेल्फ रिलायंट हो पाए। सो इसलिए आप टोन को बोल सकते हो कि थोड़ी सी एडमायरिंग भी है। मूड में जाओगे तो थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन लास्ट तक आते आते आप थोड़ा इंस्पायरिंग भी देखोगे। सीरियस क्यों है, क्योंकि प्रॉब्लम चली है, 3 खतिया सिस्टम चल रहा है ना, जिसके अंदर जो गरीब शेयर क्रॉपर्स हैं वो सफर कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि गांधी जी की लीडरशिप के अंडर द थिंग्स आर सॉर्टेड, और तो और लोगों की एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी काम किया गया। नेक्स्ट इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। दिस इज रिटन बाय अशोका मित्रन। अगर आप टोन देखोगे थोड़ी सी ह्यूमरस है और सटायरिकल है, मतलब जेमिनी स्टूडियो में हो रहे हालातों को बताया गया है, और थोड़ा सा फनी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पोएट ने एक एक चीज़ को या राइटर ने एक एक चीज़ को यूज़ किया है, आप उसको देख सकते हो कैसा फनी है। जैसे मेकअप रूम में लोगों को बदसूरत बनाया जाता है ना, और फिर उसके बाद बोला गया है कि लीगल एडवाइज़र अपने काम का एकदम उल्टा था, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो वो स्टीफन स्पेंडर आए, उनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आई, है ना। तो ये थोड़ा फनी नोट पे गया है, और सटायरिकल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि तंज कसा गया, क्रिटिसाइज किया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं है ना। रियलिटी और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हालांकि कई सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एनॉयड होते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं, ग्रजेस भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी साथ में काम करते हैं। तो कैसे रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है वो भी हाईलाइट किया गया है। मूड थोड़ा सा लाइटर नोट पे, आपको पता चल रहा है कि जेमिनी स्टूडियो या फिर जो है किस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम होता था, है ना, किस तरीके से फिल्म मेकिंग होती थी। और एंटरटेनिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने एक एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है वो थोड़ा सा आपको लाइट कर रहा है ना, एंटरटेन कर रहा है। इंटरव्यू में चले जाओगे विच इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये आपका थोड़ा सा एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब आप इस तरीके से समझो, थोड़ा सा आप डिटेलिंग में जाते हो, लॉजिकल में जाते हो। फिर क्रिटिकल है, सीरियस है, मतलब प्रॉज एंड कॉन्स बताए गए हैं आपको इंटरव्यूज़ के। इसको इन्फॉर्मेटिव भी बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी गई है, कैसा इंटरव्यू होना चाहिए, कैसा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, ये भी बताया गया। मूड क्या है, थॉट प्रोवोकिंग बोलते हैं, मतलब एक अच्छी चीज अगर करते हो तो चीजें अच्छी कर देती है, एक बुरी चीज अगर आप करते हो तो चीजें खराब भी कर देती है। तो इंटरव्यू को एज अ सोर्स और ट्रूथ का मीडियम भी बताया गया है। और दूसरा आपको यहाँ पर इंटरव्यू को थोड़ा इंट्रूजन के तौर पर भी दिखाया गया है। क्यूरियस बोल सकते हो आप, है ना, मतलब क्यूरियस का मतलब इंक्विजिटिव, ईगर, है ना, बहुत कुछ पता चल रहा है आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। क्योंकि अम्बर्टो इको के बारे में जब आप पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है इंटरस्टिसेस क्या होती हैं, कैसे आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, है ना, कैसे आप अच्छा बोल सकते हो। फिर आता है गोइंग प्लेसेस विच इज रिटन बाय ए आर बार्टन। यहाँ पर टोन थोड़ी सी रियलिस्टिक है, बल्कि आपको यहाँ पे भी रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस बताया गया है। सच का सामना करो, है ना, ज़्यादा अगर आप सपने देखते हो तो वो भी खराब होते हैं। सिंपैथेटिक है ना, क्योंकि गरीब लोगों के सपने कितने लिमिटेड होते हैं ये भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि रियलिटी
और फैंटेसीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और बच्चे जब ओवर ड्रीमिंग कर लेते हैं तो उनके सपने टूटते भी हैं। मूड में आप जाओगे ड्रीमी, लेकिन थोड़ा सा सैड भी है, क्योंकि जब सपने टूटेंगे तो दुख तो होगा ही। नेक्स्ट आते हैं पोइट्री पे, फ्लेमिंगो की। पहली है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। टोन अगर आप देखेंगे लविंग है, इमोशनल है। पोइट अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन उनको 66 की एज पर जब देखने के लिए मिल रहा है कि उनकी मम्मी नियर टू डेथ है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही है कि वो कहीं अपनी मम्मी को खो ना दें। तो पूरी मूड जो है वो आपको सैड दिखाई देगी। पोइट अपनी पास्ट मेमोरी में खोई हुई है और थोड़ी सी घबराई हुई है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा को अगर आप देखोगे, टोन रिफ्लेक्टिव है, यानी कि थॉटफुल है। सबसे बड़ी चीज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है यहाँ पे कि सोचो क्या कर रहे हो, सही क्या है गलत क्या है आपको पता होना चाहिए। फिलोसॉफिकल क्यों है, क्योंकि विजडम की बातें कर रहे हैं ये, है ना। ये एक लार्जर ऑडियंस को कवर करने की कोशिश करो और सबसे बोल रहे हैं बेटा शांत, सुकून रखो, हैव पीस, तुम्हें सही की तरफ जाना है, गलत नहीं करना है लोगों के साथ, है ना। गलत रास्तों को छोड़ो और सही रास्तों पर आओ, क्योंकि सही वही है जब हम किसी का नुकसान किए बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मूड काम है और थॉटफुल है, मतलब पीस की बात कर रहे हैं वो, है ना। और ऑब्वियसली थॉटफुल तो है ही, आपको हर कदम पर सोचने के लिए मिल रहा है कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, है ना। पीस के साथ हमें रहना चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। टोन अगर आप देखोगे अप्रिशिएटिव है, इंस्पायरिंग है, नेचर को और अच्छे लोगों को, गुड डीड्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रही है, अपलॉड कर रही है। वहीं ऑप्टिमिस्टिक में जाओगे तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिव, होप दे रही है ना। हमेशा अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बुरी चीज़ों को शन करने की बात करी गई है। मूड देखोगे तो थोड़ा सा पीसफुल दिखाया गया, सुकून है। थिंग ऑफ ब्यूटी में सुकून है ना। अच्छे लोगों के बारे में सुनने में सुकून है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जॉयफुल भी है, आपको अच्छा लगता है जब आप आसपास अपनी अच्छी चीज़ों के इर्द गिर्द घिरे हुए होते हो। रोड साइड स्टैंड को देखोगे, दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर रोड साइड स्टैंड की टोन क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अमीर लोगों के ऊपर कि वो कितने अपैथेटिक होते हैं, उनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं होती है ना। और दूसरा वो बोल रहे हैं देयर इज अ नीड ऑफ सिंपैथी, उन गरीब लोगों के लिए सिंपैथी दिखाओ जो बेचारे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है ना। उनके साथ गलत मत करो, एटलीस्ट उनको इग्नोर मत करो, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। मूड में जाओगे तो दुख ही दुख दिखाया गया है, गरीब लोगों के पास बहुत दुख है। रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं, उम्मीदें लगाए हुए हैं, उम्मीद टूट रही है ना। थॉटफुल कैसे, इन गरीब लोगों को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ इक्वालिटी बिटवीन पुअर एंड रिच, है ना। इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनिफर टाइगर में जाओगे, रिटन बाय एडविन रिच। टोन फेमिनिस्ट है, मतलब फीमेल और मेल्स को इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। क्रिटिकल ऑफ ऑपरेशन, मतलब अगर मैरिटल लाइफ में पेट्रियार्की चल रही है, मेल की चल रही है ना, तो थोड़ा सा वो क्रिटिसाइज कर रही है इस चीज़ को कि ये गलत है। इंसान जब पेट्रियार्कल सिस्टम में होता है, स्पेशली फीमेल्स, तो वो अपने वजूद को खो देती हैं। मूड में जाओगे सीरियस है, आंट जेनिफर इज वेरी मच ऑप्रेस्ड एंड पोएम बहुत सीरियस नोट पे लिखी गई है कि बेटा डरी हुई है, वो घबराई हुई है, वो परेशान हो रही है अपने हस्बैंड के ऑपरेशन से। सो ये टेंस माहौल क्रिएट करता है। और सोचने वाली भी बात भी है कि क्या सच में ऐसा होता है कि जिस घर में आप जा रहे हो मेल डोमिनेंस है, वहाँ पर हर लड़की का हाल यही है क्या, दबी कुचली, है ना, अपने राइट्स के लिए ना बोलने वाली ही औरत दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट वेस्टास में जाते हैं। वेस्टास और टोन और मूड को पढ़ते हैं हर एक चैप्टर के। तो थर्ड लेवल है, इट इज रिटन बाय जैक फिनी। टोन में अगर जाओगे तो थोड़ी सी संदिग्ध दिखाई देगी, कैसे चार्ली पास लेवल में चला गया, फिर वापस आ गया, फिर सैम वीनर बोलता है ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, हम स्ट्रेस वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं, फिर अचानक से वही गायब हो जाता है ना। उसकी बीवी जिसको पहले यकीन नहीं था कि चार्ली सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्या पास्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, फिर वो खुद भी पास्ट ट्रेवल करने के लिए तैयार होती है, उसके साथ थर्ड लेवल को ढूंढ रही होती है। तो थोड़ी सी संदिग्ध है सैम का गायब होना। इमेजिनेटिव तो है भाई, हम प्रेजेंट में जीते जीते पास्ट में ट्रेवल करा है ना, तो थोड़ा सा मतलब इमेजिनेशन तो है। मूड में जाओगे क्यूरियस, ईगर टू सी द सिंपलर लाइफ ऑफ पास्ट, है ना। ड्रीमी है, इमेजिनेशन ही है भाई कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत वरीज है लेकिन पास्ट में बहुत सुकून है। स्लाइटली सस्पेंसफुल भी है। स्लाइटली सस्पेंसफुल कैसे बोल सकते हो, सस्पेंसफुल का मतलब होता है डाउट, है ना। हर पर आपको लगेगा चल क्या रहा है, चार्ली गया पास में, फिर आ गया, फिर सैम चला गया, है ना, तो ऐसा। नेक्स्ट आओ द टाइगर किंग बाय काल्की, है ना, या रामास्वामी कृष्णमूर्ति। टोन में जाओगे तो सटायरिकल है, टॉन्ट मार रहे हैं ये उन सारे लोगों के ऊपर जो कि पावर में होते हैं और ईगो में चूर चूर होते हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। फन भी क्रिएट किया हुआ है। याद है जब वो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है, वो कहता है मुझे हंट करना है, तो बोलते हैं मच्छर मार लो, पिग मार लो, है ना, चूहा मार लो, लेकिन टाइगर मत मारना। और भी कई जगह पर जब याद होगा वो वाला इंसिडेंट आता है जब दीवान साहब से वो बोलते हैं कि दीवान साहब मुझे शादी करनी है, तो वो फनी सा इंसिडेंट होता है कि मेरी तो 2 शादियां हो चुकी हैं, है ना, गन से शादी करनी है, वो वाला सीन। तो ये थोड़ा सा ह्यूमरस भी है। मूड में जाओगे तो अम्यूजिंग यानी कि एंटरटेनिंग है, एकदम मजे मजे में पढ़ रहेगा पूरी स्टोरी। आयरॉनिक है, एक टाइगर किंग को मारने वाला एक टाइगर था, वो भी वुडन टाइगर,
है ना। नेक्स्ट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जाओगे, विच इज रिटन बाय तिशानी दोशी। पूरी टोन इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि अंटार्कटिका के बारे में आप जान रहे हो यहाँ पर, और अंटार्कटिका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कैसे वो एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था गोंडवाना, और किस तरीके से जो है वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, और कैसे जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के सिचुएशन बहुत एनवायरनमेंट के को लेकर के सिचुएशन बहुत क्रिटिकल दिखाई गई है। रिफ्लेक्टिव तो है, रिफ्लेक्टिव का मतलब ही होता है थॉटफुल। अब रिफ्लेक्टिव का मतलब थॉटफुल हो गया, थॉटफुल का मतलब क्या है, आप सोचो कि किस तरीके से छोटे छोटे इंपैक्ट बड़ी बड़ी रेपरकशंस ला सकते हैं, छोटी सी चीज़ कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है बड़ी चीज़ को। मूड में जाओगे सीरियस, अगर यही पोल्यूशन का लेवल रहा, ऐसी तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स अगर यूज़ करते रहे तो कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट हो सकता है। थॉटफुल अगेन मूड, ऑल इंस्पायरिंग आपको दिखाई देगा कि अंटार्कटिका इज जस्ट लाइक, आप स्टक हो जाओगे। फोर्थ द एनिमी है ना, PS बक ने जो लिखा है, टोन सीरियस है ना। एक प्रिजनर ऑफ एनिमी, प्रिजनर ऑफ वॉर आता है ना, फिर उसके बाद वो सडाओ के घर चला जाता है ना, लड़ाई चल रही है US जापान में, फिर उसको रखना है ना, उसका देखभाल करना, अपने ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम लेने जैसा है, लेकिन सिंपैथेटिक टोन भी है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर सडाओ मदद कर रहे हैं एनिमी सोल्जर की, वो सिंपथाइज करता है। मूड में जाओगे, टेंस माहौल है भाई, इनकी नौकरी जा सकती है, इनको जेल हो सकती है, डॉक्टर सडाओ का हाल बहुत बुरा हो सकता है, उनके बच्चे और बीवी की ज़िंदगी पर आ सकती है। इमोशनल भी है कि यार भले ही हमारा वो दुश्मन है, लेकिन दुश्मन भी अगर परेशानी में हो तो भी हमें मदद करना चाहिए। और थॉटफुल भी है कि क्या हमें देशभक्ति ऊपर रखनी चाहिए, क्या हमें लॉयल्टी ऊपर रखनी चाहिए, या फिर हमें ह्यूमैनिटी ऊपर रखनी चाहिए। तो मूड में आप थोड़ा सा ऐसे चले जाओगे। ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल, टोन देखोगे एनकरेजिंग है, एम्पैथेटिक है, मतलब थोड़ा सा सिंपथाइज होने की जरूरत है फिजिकली इंपेयर्ड पीपल के टूवर्ड्स, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पैथी होनी चाहिए। एनकरेजिंग इसलिए है क्योंकि फिजिकल अपीयरेंसेस मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, और जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक लोग अपनी जिंदगी के दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे। स्टार्टिंग में सैड है, अकेलापन दिखाया गया है, लेकिन मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी को देखोगे आप कि वो थोड़ा सा होपफुल हो जाता है। वो बात अलग है कि एंड तक आते आते शायद वापस से सैड हो सकती थी, लेकिन डेरी के ऊपर वो एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ करके गई है। डेरी पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ आ गया। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपको 2 स्टोरीज दिखाई देंगी, जिटकालास और बामा। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, टोन प्रोटेस्ट, पेन, रेजिस्टेंस, दर्द है, बाल काट दिए गए हैं उनके, है ना, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, बट शी इज अनेबल टू। मूड कैसा दिखाया गया है, बहुत इमोशनल है, सिटकाला सा टेंस माहौल है वहाँ का, जिस तरीके से ओवर पार किया जा रहा है, और थोड़ा सा दर्द में भी, शी इज इन पेन। नेक्स्ट वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा, थोड़ी सी क्रिटिकल है सोशल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, स्पेशली वो जो क्या बोलते हैं कास्ट प्रैक्टिस करी गई है ना, अनटचेबिलिटी वाली, वो बहुत गलत है। और मूड में बामा गुस्सा है, सीरियस है, लेकिन अपने भाई से इंस्पायर भी हैं कि पढ़ेंगे जब हम लिखेंगे तभी हमें डिग्निटी मिलेगी। सो इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं बेटा, और याद रखिएगा दैट यू ऑल हैव टू मैनिफेस्ट 95+, एंड आई होप कि आप लोग को ये हेल्पफुल लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना कि यस मैम दिस इज हेल्पफुल, और मुझे डिमांड जरूर कर देना अगर आप लोगों को चाहिए हो एडजेक्टिव्स हर एक चैप्टर के कैरेक्टर से रिलेटेड। सेशन तैयार है आप लोगों का पोएटिक डिवाइसेस एंड टोन्स का, कल लेने वाली हूँ मैं, यानी कि आज ही लेने वाली हूँ मैं, ये 11 बजे के आसपास, और उसके अलावा टॉप 50 आंसर्स आपको शाम में 5 बजे मिलेंगे। सो जस्ट बी रेडी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी पे ही हम लोग 9, 10, 11 आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड स्टे ट्यून, एंड मेक श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है वरदान, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स हर चीज़ की मिल जाएंगी, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, है ना, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, तो जाओ और जाकर के अभी ले लो। ऑल द बेस्ट।